किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथी को निश्चित रूप से सबका पैसा तो जरूर ही वापस मिलेगा। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल है, वो पूरी तरह गैर कानूनी है। किसी कानून में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सीआरसी में कोई रिफंड पोर्टल बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि निवेशक जल्दबाजी का शिकार थे, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल गैर कानूनी है, इसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन चंद लोगों को, कुछ 100 200 500 लोगों को कुछ कुछ पैसा देकर के सरकार ने तमाम लोगों को तोड़ डाला आपस में। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, वो केवल जो सहारा की 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसके निवेशकों के लिए किया गया है। बाकी जो सहारा की दर्जनों दूसरी कंपनी है, क्यूशॉप वगैरह, उनके निवेशकों का तो भी नंबर ही नहीं है, नाम ही नहीं है कहीं। तो लेकिन भ्रमित सबको किया जा रहा है सहारा सीआरसी फंड पोर्टल के नाम पर। सरकार ने एक साजिश और कर ली, निरसन विधेयक ले आए हैं नया, और उसमें बर्ड्स एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया है कि बर्ड्स एक्ट की कुछ धाराओं को हटा दिया जाए। जैसे जो कंपनी एक्ट में दर्ज हैं कंपनीज, उनको बाहर कर दिया जाए बर्ड्स एक्ट से, तो सारा ही चला गया, फिर बचा क्या। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बाहर कर दिया जाए, निधियों को बाहर कर दिया जाए, तो सब कुछ चला गया, फिर बचा क्या। कमेटी वाले बच गए जो गली मोहल्लों में कमेटी डाल लेते हैं, फिर तो सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, आपराधिक षड्यंत्र देश के खिलाफ, 50 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों के खिलाफ, इसको लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है हमारे निवेशकों को भी और एजेंट साथियों को। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। 50 करोड़ से ज्यादा जो निवेशक हैं वो देश की तमाम ठगी पीड़ित कंपनियों के शिकार हैं, और चाहे वो सहारा हो, चाहे पल्स हो, या साईं प्रसाद हो, ऐसी तमाम ऐसी चिट फंड कंपनियां हैं हजारों की संख्या में, जिनको एक झटके में मोदी जी ने बंद किया था, और उसके बाद कहा था कि एक भी पैसा लोगों का इसमें डूबेगा नहीं, सबका पैसा वापस किया जाएगा, ब्याज सहित वापस किया जाएगा। बाद में बर्ड्स एक्ट भी बना 2019 में, लेकिन उस पर भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही है। और तमाम जो निवेशक हैं, वो करोड़ों निवेशक सड़क से लेके और कोर्ट तक वो दौड़ रहे हैं, और जो भुगतान की उम्मीद है वो लगाए बैठे हैं। कई संगठन है जो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी में से एक तप जप संगठन है। हमारे साथ मदन लाल आजाद जी हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है इन कंपनियों का, और क्या इन निवेशकों का होगा, भुगतान होगा, या ऐसे ही तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। क्या चल रहा है आगे, क्या लड़ाई आपकी कहां तक पहुंची है? जो निवेशक हैं उनका जो है अब जो उम्मीद है वो दिनों दिन घटती जा रही है। देखिए, उम्मीद तो नहीं टूटनी चाहिए अभी, चूंकि विकल्प हैं। अभी कोई अंतिम विकल्प तो ऐसा है नहीं कि सब अंतिम विकल्प का उपयोग कर लिया गया हो। और वो भी मतलब खत्म हो गया हो। तो उम्मीद तो तब तक नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी मनुष्य को जब तक विकल्प बाकी हो। हमारे पास अभी एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का विकल्प शेष है। सुप्रीम कोर्ट में अभी हमने रिव्यू फाइल किया हुआ है। रिव्यू के बाद भी एक और विकल्प रहता है क्यूरेटिव का, तो क्यूरेटिव तक जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अगर रिव्यू भी मान लो खारिज कर दे हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो हम क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करेंगे। और अगर वो भी खारिज हो जाती है तो आंदोलन का विकल्प बचता है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया जाए सरकार के विरुद्ध, और सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया जाए अगर भुगतान नहीं करती है। तो किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथी को निश्चित रूप से सबका पैसा तो जरूर ही वापस मिलेगा। चूंकि बर्ड्स एक्ट 2019 जब बनाया गया था तो इसमें गारंटी दी गई थी सबको भुगतान की। लेकिन अनुरागी साहब जो हमारा निवेशक साथी हैं या एजेंट साथी हैं, वो भ्रमित बहुत हैं। सरकार अपराधियों की सरकार है देश में, ठग और बेईमान लोग शासन में बैठे हुए हैं, तो वो अपने जैसा ही तमाम लोगों को भी बना देना चाहते हैं। सरकार ने कई चीजें गैरकानूनी ढंग से लोगों के सामने लॉन्च कर दी, जैसे सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल है, वो पूरी तरह गैरकानूनी है। किसी कानून में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि सीआरसी में कोई रिफंड पोर्टल बनाया जाएगा। लेकिन चूंकि निवेशक जल्दबाजी का शिकार थे, तो किसी ने ये भी नहीं सोचा कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल गैरकानूनी है, इसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन चंद लोगों को, कुछ 100 200 500 लोगों को कुछ कुछ पैसा देकर के सरकार ने तमाम लोगों को तोड़ डाला आपस में। और बहुत सारे साथियों की समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि भाई सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल
जो लॉन्च किया गया है वो केवल जो सहारा की 4 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसके निवेशकों के लिए किया गया है। बाकी जो सहारा की दर्जनों दूसरी कंपनी है क्यूशॉप वगैरह, उनके निवेशकों का तो भी नंबर ही नहीं है, नाम ही नहीं है कहीं। तो लेकिन भ्रमित सबको किया जा रहा है सहारा सीआरसी फंड पोर्टल के नाम पर, भाई सबका यहीं से होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी टेक्निकल चीजों को हमारे साथी समझ नहीं पा रहे। पहली बात तो सहारा सीआरसी फंड पोर्टल का विरोध ही करना चाहिए था, क्योंकि वो कानूनी नहीं था। कानून था बट्स एक्ट का, कि बट्स एक्ट के तहत बहुत सारी एफआईआर दर्ज हुई हैं सहारा के खिलाफ। बट्स एक्ट अथॉरिटी जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर लोगों के आवेदन लेती, उनका भुगतान करती, लेकिन हमारे साथियों ने ऐसी कोई डिमांड नहीं की। केवल हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार इस चीज को लेकर डिमांड करता रहा। आज भी लड़ रहे हैं हम इसी बात को लेकर के कि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल को, सेबी पीएसीएल रिफंड पोर्टल को, जो ये लिक्विडेटर आप अपॉइंट कर देते हो आदर्श जैसी सोसाइटीज पर या सागा ग्रुप पर या और दूसरों पर, और जो एनसीएलटी की कार्रवाई बिठा देते हो जीसीए जैसी कंपनियों पर, इन तमाम एनसीएलटी, लिक्विडेटर, सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल और सेबी रिफंड पोर्टल्स को भंग करके सबका पैसा बट्स एक्ट अथॉरिटीज के माध्यम से दिलवाया जाए, चूंकि वही सरल तरीका है, वहां से मिल भी सकता है। लेकिन साहब लोग ध्यान नहीं दे रहे, तो सरकार ने एक साजिश और कर ली। अब परसों ही शायद निरसन विधेयक ले आए हैं नया, और उसमें बट्स एक्ट को भी इंक्लूड कर दिया है कि बट्स एक्ट की कुछ धाराओं को हटा दिया जाए। जैसे जो कंपनी एक्ट में दर्ज हैं कंपनीज, उनको बाहर कर दिया जाए बट्स एक्ट से, तो सारा ही चला गया, फिर बचा क्या? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बाहर कर दिया जाए, निधियों को बाहर कर दिया जाए, तो सब कुछ चला गया, फिर बचा क्या? कमेटी वाले बच गए जो गली मोहल्लों में कमेटी डाल लेते हैं फिर तो बट्स एक्ट में। तो सरकार जो षड्यंत्र रच रही है, आपराधिक षड्यंत्र देश के खिलाफ, 50 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों के खिलाफ, इसको लेकर जागरूक होने की आवश्यकता है हमारे निवेशकों को भी और एजेंट साथियों को भी। और चाहे सरकार करे या कोई भी करे, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसका विरोध होना चाहिए देश में। सबका ये धर्म बनता है कि सब लोग ऐसी चीजों का विरोध करें और जल्दबाजी का शिकार होकर उस पर टूट ना पड़े कि साहब बस मिला, सीआरसी से मिल रहा है तो सीआरसी से ही ले लो, सेबी से मिल रहा है तो सेबी से ही ले लो, या कोई लिक्विडेटर से मिल रहा है तो वहां से ले लो। लेकिन वहां एक आदमी को मिल गया तो लोगों को दिख रहा है कि बस हमारा भी नंबर है। हाँ, ऐसा ही लोगों को लगता है, और वो एक छल है सरकार का कि कुछ लोगों को दे दो थोड़ा थोड़ा, तो बाकी भ्रमित हो जाएंगे कि यार यहीं से मिल रहा है, वो लाइन में लगे रहेंगे, और उसी की आड़ में जो इनकी भुगतान की गारंटी का कानून है बट्स एक्ट, उसको खत्म कर दो। जैसे आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पंजाब और उड़ीसा दो ऐसे राज्य थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल करके, पीएसीएल सेबी वाला जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2016 में उसमें आदेश भी आया था 6 महीने में भाई सेबी पैसा वापस कर देगा पीएसीएल का। तो पंजाब और उड़ीसा, अब उड़ीसा में तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहां तो ईडी का पाम नहीं घुसाया, लेकिन पंजाब में विरोधी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। कल ही बहुत बड़े स्तर पर ईडी ने छापामारी शुरू कर दी पीएसीएल की प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए, जबकि दोनों राज्य ऐसे थे जिन्होंने आईए फाइल करके स्टेट को ये अधिकार ले लिए थे कि वहां से भी भुगतान नहीं करेगी। राज्य बट्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के अंतर्गत अपने राज्य स्थित प्रॉपर्टीज को सीज करेंगे, नीलाम करेंगे और निवेशकों का पैसा दे देंगे बट्स एक्ट अथॉरिटी के माध्यम से। लेकिन सरकार ने पीएमएलए एक्ट घुसा करके ईडी को, और कल लगभग शायद 3600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर ली है पंजाब में। अब जब ईडी सीज करेगी किसी कंपनी की प्रॉपर्टी को, पीएसीएल की बात कर रहा हूं मैं प्रॉपर्टी, तो वो तो सेबी भी नहीं ले सकता उस प्रॉपर्टी को जल्दी से, वो तो ईडी कोर्ट में चलेंगी, स्पेशल कोर्ट होती है, उसका स्पेशल जुरिडिक्शन होता है, और ईडी को किसी का, इस तरह के लोगों का, पॉन्जी स्कीम्स का जो शिकार बने हैं ठगी का, उनका पैसा वापस करने का अधिकार ईडी को नहीं है। ईडी उनका पैसा वापस करेगी जो बैंक फाइनेंसर होंगे या पार्टनर होंगे या कोई सरकारी ड्यूज होंगे या कोई और तरह के, लेकिन ठगी पीड़ितों का पैसा ईडी कभी वापस नहीं करता, न उसको पावर है, न वो इसके लिए बनी है। पीएमएलए एक्ट अलग है, बट्स एक्ट अलग है, कोऑपरेटिव एक्ट अलग है, ये तमाम चीजों को लोग समझ नहीं रहे। और उस खबर को सुन के हमारे पीएसीएल के साथी बड़े प्रसन्न हैं, साहब अब तो मोदी जी ने झंडा गाड़ दिया, ईडी से जब्त करवा ली 3600 करोड़ की प्रॉपर्टी पंजाब में। अरे मूर्ख हो, इससे खुश मत हो, इसका विरोध करो कि ईडी का क्या मतलब। वो प्रॉपर्टी हमारे पैसे से खरीदी थी पीएसीएल ने, और हमारा अपने राज्य पे अधिकार है
कि राज्य उसको सीज करे, नीलाम करे, हमको पैसा वापस करे। ईडी तो हमारा है ही नहीं, ईडी तो अलग किस्म की एजेंसी है। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन लोग खुश हो रहे हैं उस कार्रवाई से, और सरकार भी उसको दबादब प्रचारित करवा रही है कि देखो हमने 3600 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी। अरे हरामखोरो, ये नहीं देख रहे हो कि तुमने 3600 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज किस मकसद से की है? वहां ईडी को किस लिए भेज दिया? इसलिए ताकि पंजाब सरकार पंजाब के पीएसीएल पल्स पीड़ितों का पैसा ना दे सके। ऐसा तमाम मामलों में होता है। आदर्श के मैटर में ईडी घुसा दी, सहारा के मामले में भी अब ईडी घुसा दी है। कलकत्ता, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जगहों पर छापामारी हो रही है ना, झारखंड वगैरह में, बिहार में, सब जगह ईडी घुस गई वहां भी। महाराष्ट्र तक में हो रहा है ईडी का छापामारी। सागा वाले मैटर में ईडी घुसा दी, रोजवेली वाले में ईडी है, बाइक बोट वाले में ईडी है। मतलब ऐसा कोई भी स्कैम नहीं है जिसमें ईडी को मोदी सरकार ना घुसा रही हो। और ईडी का वो गैर कानूनी हस्तक्षेप है ठगी प्रकरणों में, और वो इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का पैसा वापस ना मिले। लोगों को इन चीजों को समझने की आवश्यकता है अनुरागी साहब। जब तक साथी लोग समझेंगे नहीं, तब तक हम सरकार को कानून के रास्ते पर ला नहीं पाएंगे, और ये सरकार ऐसे ही बांटती रहेगी, लोगों को लड़ाती रहेगी, भ्रमित करती रहेगी, किसी का कोई पैसा वापस नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे इस तरह से तो कानून को भी एकदम निष्क्रिय बनाया जा रहा है, और उसके बाद निष्क्रिय जब कानून हो जाएगा तो फिर लोगों का कोई उसमें रोल नहीं रह पाएगा कि वो आवाज कहाँ उठाएं, क्या करें। सरकार कहेगी हम कार्रवाई कर रहे हैं, बिल्कुल, तो पैसा तो ऐसे ही फंसा रहेगा। हिंदुस्तान में 2 कानून बिल्कुल खत्म कर दिए हैं सरकार ने अनऑफिशियली। एक तो आरटीआई एक्ट 2005 बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है ताकि आरटीआई डाल के किसी को कोई सूचना ना मिले। दूसरा बट्स एक्ट, बट्स एक्ट की इतनी टांगे तोड़ दी हैं कि बट्स एक्ट का उपयोग करके भी लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा, और ये सरकार की साजिश है साहब। इसलिए जब तक आप नहीं समझोगे कि किस तरह से नागरिक अधिकारों का हनन सरकार कर रही है, तब तक बड़ा मुश्किल है किसी का भुगतान हो जाना, किसी को सुरक्षा मिल जाना, या हिंदुस्तान का समृद्ध राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो जाना। पॉलिटिकल पार्टी इतनी कमजोर हो गई हैं साहब, इन्होंने किसी पे ईडी लगा दी, किसी पे सीबीआई लगा दी, किसी पे कुछ लगा दिया, और राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति भी नहीं है। खासतौर से ठगी प्रकरणों के मामले में राजनीतिक दल कोई स्टैंड लेना भी नहीं चाहते, विपक्षी दल भी नहीं। हाँ, मैं तमाम राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सत्ताधारी हों या फिर विपक्ष में बैठे हों, सबकी इच्छा यही है कि ठगी पीड़ितों का भुगतान ना हो। वो घूमते रहें, कभी सीआरसी में घूमे, कभी सेबी में, कभी ईडी में, कभी सीबीआई में, कभी एनसीएलटी में, कभी किसी लिक्विडेटर के पास। जब उन सबके लिए एक फोरम बना दी गई थी, बट्स एक्ट, एक कानून बना दिया गया सबके लिए, उस कानून का उपयोग ना करें लोग। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी, तमाम उद्योगपति, तमाम उनके दलाल किस्म के लोग हमारे ठगी पीड़ितों को भ्रमित करते रहते हैं, बहकाते रहते हैं साहब। इस सत्य को, तथ्य को सबको समझने की आवश्यकता है, और हमारा प्रयास तो अब अनुरागी साहब यही है। हम अब ज्यादा व्यथित नहीं है, हमें तो अब दिख गया है कि अब हमें देश में जो ये कमजोरी पॉलिटिकल पार्टीज को आई है, विरोधी दलों को, कि वो सत्ता की खिलाफत नहीं कर पा रहे हैं अपने निहित स्वार्थों के कारण, हम तो तमाम पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू कर रहे हैं कि हम तो हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को ही खत्म करने के लिए काम करेंगे। 10 करोड़ ठगी पीड़ितों को अपने संगठन के साथ जोड़ेंगे, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट के भरेंगे, और जनता क्रांति करेंगे हिंदुस्तान में। इस पूरे बेईमान सिस्टम को, केवल भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, या और आम आदमी पार्टी वगैरह, तो सबको ही खत्म करेंगे। अभी देश में जन क्रांति करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। 10 करोड़ लोगों को मेंबर बनाएंगे अपने संगठन के, उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना लाएंगे, उन्हें बट्स एक्ट बताएंगे, आरटीआई बताएंगे, और नागरिक सर्वोच्चता का महत्व बताएंगे कि लोकतंत्र में नागरिक की सर्वोच्चता किस तरह स्थापित की जा सकती है, और नागरिक के अधिकार क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं। और ये जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, या न्यायपालिका में या विधायिका में, ये सब केवल जनता के नौकर होते हैं। इन 2-3 चीजों को लेकर के साहब हम जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं, पूरे देश भर में अभियान चलाएंगे। और चूंकि थोड़ा सा धन की कमी है बहुत ज्यादा हम लोगों के पास, कि धन नहीं है, अब धन नहीं है तो संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है तो हम पूरे देश को जोड़ नहीं पा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया सपोर्ट नहीं करता है। तो उन तमाम चीजों के लिए धन की भी व्यवस्था कर रहे हैं। 5000 ऐसे राष्ट्र रक्षक महादानी हम देश भर में
तलाश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जो हमको न्यूनतम 5-5 हजार रुपए से प्रत्येक व्यक्ति सहायता करेगा। एक बड़ा फंड तैयार करेंगे राष्ट्र रक्षा के लिए, और राष्ट्र को बचाना है तो ठग बेईमानों से। चूंकि शासन में ही अगर ठग और बेईमान बैठे हुए हैं और वो राष्ट्र को निगलने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं राष्ट्र को, राष्ट्र के प्रति गद्दारी कर रहे हैं, तो फिर ये जनता का ही धर्म बन जाता है कि जनता स्वयं जागरूक हो, स्वयं बागडोर संभाले अपने राष्ट्र की भी और देश की भी। दोनों की बागडोर जनता के हाथों में हो, इन धूर्त ठग और बेईमानों के हाथों में ना हो। तो उसकी तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐसे बेरोजगार युवक युवतियों को तलाश कर रहे हैं जो जिनके मन में प्रशासक बनने की भावना हो कि भाई हम प्रशासन में जाएं, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, सेक्रेटरी बने, एसपी बने, आईजी बने। उस तरह के बच्चों को तैयार करेंगे। 5 लाख कम से कम उनको ट्रेंड करेंगे, उनकी जो जरूरतें हैं उनके लिए व्यवस्था करेंगे, और उनके दिमाग में भी राष्ट्रभक्ति की, ईमानदारी की भावना लेकर के आएंगे। ताकि चूंकि साहब ये पूरा सिस्टम ही गंदा हो गया है, सड़ गल चुका है। अब मतलब जो निवेशक हैं वो अब मदन लाल को एक नेता के रूप में देखेंगे। नेता नहीं, नेता तो हम हैं ही, जन्मजात नेता हैं। नेता के रूप में तो देखते ही हैं हमें लोग। अब राजनीति करेंगे? नहीं, राजनीति भी नहीं करेंगे, जनता नीति करेंगे। विदाउट एनी राजनीति इस शासन को उखाड़ के फेंकेंगे, जनता की सरकार देश में देंगे, एक नई व्यवस्था देंगे। बिल्कुल, कोई जरूरी नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टी बन करके ही शासन संभालें। ऐसी कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा आप जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे, राजनीति करोगे, तभी जो है सांसद बन पाओगे, तभी जो है आप विधायक बनोगे, या तभी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनोगे। इन सब के बिना भी बना जा सकता है अगर जनता चाह ले तो। हम देश में सही मायनों में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। नेता तो हम हैं ही, नेता में तो कोई है ही नहीं दो राय कि भाई नेता नहीं है। नेता तो हम तो जन्म से नेता है, और इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं तो अपने संगठन के तो नेता हैं ही हम। नेता से भी बड़ी चीज बन करके दिखाएंगे हम लोगों को। चूंकि खुद मदन लाल नहीं बनेगा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कहीं का। तो दूसरा अन्ना हजारे का रोल निभाया। अन्ना हजारे तो ठग है अनुरागी साहब। अन्ना हजारे का, अन्ना हजारे ने भी जन क्रांति तुलना गांधी से कर सकते हैं नहीं, उसने कोई क्रांति नहीं। केजरीवाल के रूप में एक नया देश को मिल गई। अन्ना का जो आंदोलन था वो प्रायोजित आंदोलन था। 1 करोड़ रुपए तो एक नंबर में उसको विवेकानंद फाउंडेशन ने दिए थे उस वक्त अवार्ड के रूप में, और हजारों करोड़ रुपए दूसरे लोगों ने दिए थे। और उसको मतलब जहां आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या देश के करप्ट उद्योगपति प्रायोजित कर रहे थे अन्ना और केजरीवाल को, बहुत सारे विदेशी एनजीओ से फंडिंग हो रही थी, तमाम मीडिया उसको प्रमोट कर रहा था। वहीं उस वक्त की सरकार भी एक कारण विशेष की वजह से कि भाई मनमोहन सिंह को अपदस्थ करना है, राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है बिना चुनाव के बीच में ही, इसलिए सरकार भी अन्ना के आंदोलन को हवा दे रही थी। दूसरी तरफ विपक्षी दलों को यह लग रहा था कि इसके आंदोलन से मनमोहन सिंह सरकार बदनाम हो जाएगी, तो विपक्ष पूरी तरह से सपोर्ट में था, ही मीडिया भी था। अन्ना से हमारी तुलना नहीं की जा सकती। अन्ना को हम नहीं मानते कि अन्ना कोई क्रांतिकारी था, कोई नेता है। अन्ना हमारी दृष्टि में ठग था केवल, तो वो ठग था, एक ठग। और आज बहुत सारे लोग मान रहे हैं, हम ही नहीं, कई सारे उसके जो सहयोगी हैं वो कह रहे हैं साहब सबसे बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ कि हमने अन्ना आंदोलन को हवा दी, हमने राष्ट्र के साथ गद्दारी की। वो कौन अवस्थी है, एक बड़ा पत्रकार है देश का, उसके कई इंटरव्यू आए हैं इस बात, बहुत सारे लोगों के आए हैं, मतलब जो उस वक्त के सहयोगी थे उसके, उन्होंने अब खुलासा कर रहे हैं कि हाँ भाई वो एक छल था देश के साथ, राष्ट्र के साथ धोखा हुआ अन्ना आंदोलन के रूप में। तो अन्ना से नहीं हमारी तुलना कर सकते हो आप, अगर नेताओं में करनी है तो गांधी जी से केवल। चलिए, तो दूसरा गांधी अब मिलने जा रहा है देश को, तो क्या कहेंगे जो निवेशक हैं उनसे, वो कैसे जुड़े आपसे, क्या मतलब? निवेशक तो मैं तो खुद जाऊंगा सबके पास, मैं किसी से ये नहीं कहता कि तू मेरे पास आ जा, क्योंकि मेरे निवेशक बहुत गरीब हैं, पीड़ित हैं, ठगी का शिकार हो चुके हैं, और उनकी मानसिक स्थिति भी बहुत ज्यादा दुर्बल हो चुकी है। इसलिए मैं स्वयं जाऊंगा, उनको ताकत दूंगा सत्य की, क्योंकि सत्य से बड़ा हथियार कोई नहीं है दुनिया में। मेरे पास और तो कुछ है नहीं सरकार से लड़ने को, ना मेरे पास सेना है, ना पुलिस है, ना बड़ा संगठन है, ना मीडिया है, न पैसा है। शरीर भी उतना भारी नहीं है कि लोहे का बना हुआ हूं, लेकिन मेरे पास सत्य की ताकत है, और जिसके पास सत्य की ताकत होती है वो बड़े बड़े साम्राज्यों को गिरा देता है, जमींदोज कर देता है। तो मैं अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करूंगा, अपने साथियों को ऊर्जा दूंगा, उनके घर जाऊंगा, खुद पूरे देश भर में भ्रमण करूंगा और उनको तैयार करूंगा इस नव क्रांति के लिए। आपके चैनल का नाम भी नवजागरण है ना, नवजागरण के लिए हिंदुस्तान को आज क्रांति की आवश्यकता है, उसके लिए पहले नवजागरण करो और फिर क्रांति कर दो।
चलिए, तो आने वाले समय में भुगतान के लिए जो क्या उम्मीद रखी जाए कि भुगतान संभव होगा कि वो एक क्रांति में ही रह जाएगा? नहीं नहीं, भुगतान होगा, 100% होगा। हमारा नारा ही है, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो। भुगतान तो मोदी कर देगा तो ठीक है, भुगतान नहीं करेगा सत्ता से हटा देंगे। ठगी पीड़ितों की सत्ता आएगी देश में, सबसे पहले सबका भुगतान ही होगा पहले ही दिन, 24 घंटे के अंदर अंदर। और 26 नवंबर 2026 की लास्ट डेट हमने तय कर रखी है। 26 पहले भुगतान। हाँ, संसद सत्र, जब हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन पहला होगा ठगी पीड़ितों का देश में, वो संसद सत्र के रूप में होगा। तमाम ठगी पीड़ित पार्लियामेंट में बैठे होंगे, सीधे संसद से भुगतान होना है। पहला काम ही ये होगा, जैसे ही मोदी सरकार को, इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को हम खत्म करेंगे हिंदुस्तान में एक क्रांति करके, जन क्रांति के माध्यम से, सबसे पहला काम ये होगा कि देश के 50 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। भुगतान हो जाएगा तो सुरक्षा सम्मान एजेंट को खुद ही मिल गया। और केवल ठगी पीड़ित नहीं, जितने भी लोगों का भुगतान पेंडिंग है, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो वास्तव में ईमानदार हैं, उनका पैसा है, किसी भी पोंजी स्कीम्स में फंसा है, कोऑपरेटिव सेक्टर में फंसा है, कंपनी सेक्टर में फंसा है, रियल एस्टेट सेक्टर में फंसा है, या हेल्थ में, या एजुकेशन में, या किसी सरकारी डिपार्टमेंटों में बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, मजदूरों के, किसानों के भुगतान लंबित हैं, जिनका भी भुगतान लंबित है, सबसे पहला काम ये होगा कि भाई सबका भुगतान करो पहले। फिर दूसरा काम शुरू करेंगे कि अब क्या करना है। दूसरा काम ये है कि जितने भी आज के वर्तमान प्रशासक हैं, जो बट्स एक्ट पर, आरटीआई पर मुंह नहीं खोल रहे, हमारी दृष्टि में ये सब अपराधी हैं। कानून स्वयं इन्होंने बना दिया है सजाए मौत का, बीएनएस 2023 की धारा 111। तो हम इन सबको आर्थिक अपराधी घोषित करेंगे, संगठित आर्थिक अपराधी घोषित करेंगे, और इनको अगर सजाए मौत लायक अपराध मिला किसी का भी जांच में, तो सबसे पहले इनको ही सजाए मौत देंगे, नहीं तो आजीवन कारावास तो सबको देंगे, भागने नहीं देंगे किसी को भी। अनुरागी साहब, ये हमारा संकल्प है। और ईश्वर की कृपा से ये होगा निश्चित रूप से। मैं अपने निवेशकों को आश्वस्त करना चाहता हूं, देश भर के ठगी पीड़ितों को, कि ये होगा, इस पर कोई साथी संदेह ना करे। इसे मदनलाल आजाद की वाणी ना समझें, इसे प्रकृति का चक्र समझें, ईश्वर की वाणी समझें कि ईश्वर ने ये संकल्प ले लिया है, ईश्वर ने ही ये प्लान बना दिया है, विधाता की योजना है ये, कि अब हिंदुस्तान में क्रांति होनी चाहिए, और एक ऐसी क्रांति होनी चाहिए जो ठगी पीड़ितों के माध्यम से हो, किसी दूसरे के से नहीं, सहानुभूति वालों के से नहीं, स्वानुभूति जिनको हुई है, जिन्होंने खुद दर्द भोगा है, पीड़ा भोगी है ठगी की। और ठगी की पीड़ा बड़ी विकट होती है साहब, इस पीड़ा से आप भी गुजरे हो, अब तो पूरा हिंदुस्तान गुजर रहा है, तो ये अलग ही पीड़ा है कि मेरी मेहनत का पैसा मैं खुद अपने हाथों से ठगों के हवाले कर दूं और वो वापस ना मिले। तो इससे बड़ी पीड़ा नहीं हो सकती। इसमें हंसना भी आता है, रोना भी आता है। वो एक फिल्म मैंने बहुत पहले देखी थी, वो हेरा फेरी, कि वो रोते हैं लेकिन दर्शक भी रोते भी हैं, हंसते भी हैं। तो सेम वही कहानी है साहब, बिल्कुल वो रियल स्टोरी थी, एक तरह से समझ सकते हैं आप। तो 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के साथ जो हेरा फेरी, धोखा, छल इस शासन ने किया है, इस शासन का अंत का कारण बन जाएगा ये छल उसके का। चलिए, तो ये थे मदनलाल आजाद जी, जिनसे आपने बातें सुनी पल्स और भुगतान को लेकर, और जो तमाम जो चिट फंड कंपनियां हैं उनके भुगतान को लेकर। आगे इसमें जो भी अपडेट होगा वो बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।